ग्रेविटेशन। तो स्पेस में दो मासेस के बीच लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जैसे ये हमारा एक मास m1 है और ये हमारा मास m2 है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दी गई हमें वो r है। तो इन दोनों के बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो हमारा F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और इसकी कंडीशन ये है कि ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे हमारा ये एक पॉइंट मास हो गया m1 और m2, तो इन दोनों के बीच हम निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कोई ये हमारा मास हो गया m1 और ये एक L लेंथ की रॉड है और इसका मास m है, तो इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस हमको ये r दे रखी है, तो हम इसके बीच ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है G m1 m बाय आर स्क्वायर। या फिर ये भी नहीं कह सकते कि चलो हम इस रॉड का मास यहाँ पे बीच में ले लेते हैं कहीं, ये L/2 पे, तो ये भी नहीं कह सकते कि इसके बीच जो फोर्स होगा G m1 m बाय ये r प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो अब आगे हम देखेंगे कि हम कैसे एक पॉइंट मास और एक एक्सटेंडेड बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें एक m1 मास दे रखा है और ये L लेंथ की रॉड है, इसका मास m है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये अगर जो r डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो यहाँ पे हम कहीं भी पूरे रॉड में कहीं भी ले सकते हैं। ये एक dm मास ले लेंगे और इसकी लेंथ dx होगी, तो इसकी डिस्टेंस मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ m1 से dm तक डिस्टेंस x है। तो अब चूँकि ये भी एक पॉइंट मास हमने कट किया है L लेंथ के रॉड से, और ये m1 से अगर जो इसकी डिस्टेंस x है, तो अभी चूँकि ये पॉइंट मास है, तो हम दोनों के बीच फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला वैलिड है। तो F इज इक्वल टू G m1 dm बाई दोनों के बीच डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम dm को लिख सकते हैं, अगर जो इस रॉड की लेंथ L है और इसका पूरा मास m है, तो जो ये यूनिट इतना dx लेंथ पे मास है उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम मास पर यूनिट लेंथ देखेंगे। एक यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो m/L होगा। जो dx लेंथ में जो मास होगा वो m/L इंटू dx आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि ये dm को यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये जो हमारा dm मास की वजह से जो फोर्स आएगा ये df फोर्स आएगा केवल इसकी वजह से। अभी पूरे की वजह से फोर्स निकालने के लिए पूरे लेंथ पे जो फोर्स होगा रॉड के, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो df इज इक्वल्स टू G m1 और dm हो जाएगा हमारा m/L dx बाई x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, और इसकी लिमिट जो हमारा x का जो वेरिएशन होगा ये r से r प्लस L तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। जब हमारा r होगा x का लिमिट, तो फोर्स 0 होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा m1 पे रॉड की वजह से। फिर जब हम ये r प्लस L तक इंटीग्रेट करेंगे तो इस पर फोर्स सपोज F होगा। जब हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं उसके हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो G m1 और m/L, ये m1 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे।
और ये 1/x² dx को r से r प्लस l तक इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ से इसका df का इंटीग्रेशन f आएगा। सो 0 से f, सो ये f माइनस 0 इज इक्वल्स टू ये जो हमारा 1/x² का इंटीग्रेशन होता है ये आता है -1/x। तो इसकी लिमिट जो हम होगी वो भी डाल देंगे। तो gm1 m/l और ये -1/x, ये r से r प्लस l तक की लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत आसान है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके x की पावर -2 लिख लेंगे और ये x की पावर n का इंटीग्रेशन जब भी करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 आता है। तो उसी से हमारा ये x की 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा फोर्स का वो यहाँ से F इज इक्वल्स टू gm1 m/l और ये होगा 1/r माइनस 1/r प्लस l, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर जो हमें किसी एक्सटेंडेड बॉडी किसी दूसरे शेप में दे रखी है तो अगर जैसे हमें एक्सटेंडेड बॉडी ऐसे आर्क दे दिया तो आर्क में हम क्या करेंगे, हमारा जैसे यहाँ पे आर्क में हमें यहाँ पे निकालना होगा हमें, तो हम इसको यहाँ पे निकालना है। अगर जो हमें सेंटर पे आर्क के सेंटर पे मान लीजिए यहाँ पे m1 मास है और इसका मास m है और इसका लेंथ l है, या फिर l नहीं मान लीजिए इसका एंगल हमें दे रखा है फाई। तो इसका हम एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले ढूंढेंगे और फिर उसके बाद इधर किसी भी साइड ले सकते हैं। तो इधर मैं अगर ले लूँ इसका एक डी थीटा एंगल पे ये dm मास और ये डी थीटा, तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा डी थीटा dm और m1 के बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं df इज इक्वल टू g dm इंटू m1 बाय r²। सो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा dm है, सो dm यहाँ पे होगा हमारा ये मास पर यूनिट लेंथ, या फिर यहाँ पे एंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मास पर रेडियन कितना है तो m/5 आ जाएगा इनटू, और ये डी थीटा चूँकि हमने लिया है इतना एंगल तो उसमें कितना होगा डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर रेडियन अगर जो हम निकालेंगे तो m/5 आएगा। और अगर जो हम देखेंगे कि डी थीटा में कितना मास है dm, सो उस डी थीटा में dm मास निकालने के लिए डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे हमारा dm निकल जाएगा। तो यहाँ से df इज इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा g dm1 dm के लिए m/5 और डी थीटा। तो अभी इतना हो गया। अब हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री की वजह से ये वाला जैसे एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिया था, तो यहाँ पे जो इधर आएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सो वो ये वाला कंपोनेंट ये एफ कॉस थीटा होगा और ये वाला जो कंपोनेंट लगेगा ये एफ साइन थीटा होगा। सो जो इधर की वजह से जो एफ साइन थीटा लगेगा वो सेम ऐसा भी इधर भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से इधर एफ कॉस थीटा लगेगा और इधर एफ साइन थीटा लगेगा।
सो इधर एफ साइन थीटा और इधर भी एफ साइन थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। मतलब हमें जो डी एफ नेट निकालना होगा वो जो हमारा एफ डी एफ एफ फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ नहीं बल्कि एफ नेट फोर्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा होगा। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, सो डी एफ हमारा है जी m1 m/5 और डी थीटा और ये कॉस थीटा। सो अभी हमारा जो एफ फोर्स होगा वो एफ नेट फोर्स जो यहाँ पे आएगा, यहाँ से जो इंटीग्रेशन और जो हमारी लिमिट होगी ये हमारा ये -5/2 से ये 5/2 तक इंटीग्रेट करना होगा। सो यहाँ पे जो हमारा जितना भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेंगे पूरा, तो जी m1 m/5 और ये यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर मिस कर दिया है, सो उसको भी लिखना पड़ेगा, ये आर स्क्वायर और यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा ये -5/2 से 5/2 तक आएगा। सो हमें एक चीज़ पता है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे एज इट इज़। तो अगर हम फाइनली जब कैलकुलेट करें तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो जैसे अभी मैं कर देता हूँ, साइन थीटा ये -5/2 से 5/2, सो 5/2 साइन ऑफ 5/2 माइनस साइन ऑफ 5/2 और सो साइन ऑफ -5/2 साइन, ये साइन 5/2 ही होता है, तो ये 2 साइन 5/2 हो जाएगा। सो हमारा जो नेट फोर्स बनेगा सेंटर पे इसके आर्क के ये आर्क की वजह से और m1 की वजह से वो बनेगा जी m1 m/5 r स्क्वायर और ये 2 साइन 5/2, ये नेट फोर्स बनेगा।